नमस्कार साथियों। इस संक्रमण काल ने सांस्कृतिक आयोजनों को लगाम से लगा दी है। आज मंची प्रस्तुति मंच से निकलकर सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। मालव लोक कला केंद्र उज्जैन ने भी एक प्रयास किया है इसी माध्यम से आप तक पहुंचने का। ये बताते हुए हमें बड़ा ही हर्ष है कि माच गुरु श्री सिद्धेश्वर सेन जी का यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर मालव लोक कला केंद्र ने कई महत्वपूर्ण आयोजनों को करने की योजना बनाई, किंतु कोरोना महामारी के चलते हम इन आयोजनों को करने में असमर्थ हैं। लेकिन संस्था के सदस्यों, कलाकारों और शुभचिंतकों ने हिम्मत दिखाकर सेन जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करने का विचार किया। इस 6 दिवसीय माच उत्सव ढोलक चाल फड़क्के में मालव लोक कला केंद्र माच गुरु सेन जी को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा रचित माच खेलों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम आभारी हैं इस आयोजन को करने हेतु संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, मुद्रा टेलीफिल्म्स इंदौर, आदरणीय श्री वसंत निर्गुणे जी भोपाल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा उज्जैन, डॉक्टर आशा नई दिल्ली और माच के सभी कलाकारों एवं संस्था के सदस्यों का। सेन जी की बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जो काया से तो एकदम दुबला पतला पर अपने अंदर असीम रचनात्मक संभावनाओं से भरा, जो संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य माच के पर्याय के रूप में पहचाने गए। सरलता की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने अपनी कला साधना में आई तमाम बाधाओं को चुनौती मान दृढ़ता के साथ विजय पाई और एक ऐसे देदीप्यमान तारे की भांति चमकते रहे और आज भी अपनी कला के माध्यम से चमक रहे हैं। मालवा के लोकनाट्य माच में आपका योगदान मील का पत्थर है। सेन जी की माच परंपरा और व्यक्तित्व पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच भोपाल से हैं आदरणीय श्री वसंत निर्गुणे जी। आप लोक और आदिवासी संस्कृति तथा साहित्य के अध्येता हैं। अपने जीवन के 50 वर्ष से अधिक का समय लोक, जनजातीय संस्कृति, शोध, सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण, अध्ययन तथा लेखन में दिया। लगभग 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन आपने किया। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आज भी सक्रिय रूप से लेखन अध्ययन में रत हैं। तो आइए सुनते हैं वसंत निर्गुणे जी को भोपाल से। नमस्कार। मालवा का नाम लेते ही हमको याद आता है देश मालवा, गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। इसके साथ ही याद आता है मालवा की सीमाएं, जहाँ कितना लंबा चौड़ा मालवा फैला हुआ है विंध्य के पठार पर। इत चंबल उत बेतवा मालव सीम सुजान, दक्खन दिशी है नर्मदा यह पूरी पहचान। मालवा की यह पहचान, यह सीमाओं की पहचान मालवा की धरती की याद दिलाती है। इसके साथ ही याद आता है हमको मालवा का माच। मालवा का माच एक लोक नाट्य है जो पिछले 3 शताब्दियों में उसका विकास हुआ और उसके साथ साथ उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वो पूरे मालवा क्षेत्र में उसकी माच की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इसके पीछे जब हम मालवा की बात करते हैं तो हमको याद आते हैं माच गुरु सिद्धेश्वर सेन का नाम सबसे पहले हमारे जुबान पर होता है। सिद्धेश्वर सेन एक ऐसे माच गुरु थे जिन्होंने माच को संपूर्ण भारत में अपने अंचल से निकाल करके पहुंचाया। देश के उन सांस्कृतिक केंद्रों में सिद्धेश्वर सेन माच को ले गए जहां से उसकी ख्याति न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में फैली और एक संपूर्ण लोक नाट्य की तरह उसकी पहचान बनाने में सिद्धेश्वर सेन का नाम सबसे प्रमुख है। और
इस वर्ष हम सिद्धेश्वर सेन की जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। ये बड़ा सुखद है और इसके साथ ही हमको बहुत सारी सिद्धेश्वर सेन के साथ की स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में जाग जाती है। पिछले 60-70 वर्षों में जो कुछ भी माच की रंग गतिविधियां हुई हैं, उनमें सिद्धेश्वर सेन सबसे प्रमुख माच गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक मालवा के एक बहुत छोटे से गांव में उनका जन्म होता है। उस गांव का नाम है रंगवासा और उनकी जन्म तिथि 3 फरवरी 1921 बैठती है। एक नाई परिवार में जन्म लेने वाला बालक, जिसके गांव में कभी लोक कलाओं की या लोक गीतों की, लोक नृत्यों की धूम हुआ करती थी, भजन मंडलियां हुआ करती थी, उसमें बालक सिद्धेश्वर सेन बड़े उत्साह से भाग लिया करता था। उनके पिता थावरचंद और माता रंबाबाई थी। वे भी भजन मंडली में गीत गाते थे। उनकी माताजी परिवार में जब संस्कार कोई होता था तो सब तरह के गीत गाती थी। इसका प्रभाव सिद्धेश्वर सेन की स्मृतियों में बचपन से ही पड़ने लगा था और वे भजन मंडलियों में हिस्सा लेने लगे थे। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह होता है और एक 7 वर्ष की कन्या जिसका कंचनबाई नाम था, उसके साथ उनका विवाह होता है। रंगवासा गांव में बहुत कुछ आर्थिक परिस्थितियां इस तरह से थी कि उनके पिताजी रंगवासा छोड़ करके उज्जैन में आ जाते हैं और वहां पर कुछ प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई जो भी थोड़ी बहुत की थी उन्होंने रंगवासा में। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 5वीं तक कक्षाएं प्राथमिक शाला में शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद उनकी आगे पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन जो घर के संस्कार, लोक कलाओं के संस्कार उनको जो मिले, वे उसमें सबसे अधिक पल्लवित होते रहे। उज्जैन में आकर के उन्होंने अपना पैतृक धंधा शुरू किया। नाई की एक सैलून दुकान खोली। दुकान खूब चली और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन बालक सिद्धेश्वर सेन का मन तो कुछ और ही था। उनके प्रारब्ध में कुछ और ही होना था। इसलिए वे कुछ कविता करने लगे और अपने कर्म को करते हुए वे बात करते करते कुछ कविताएं बना लिया करते थे। लोग इससे बड़े प्रभावित हुए और इसकी वजह से उनकी दुकान भी बहुत पॉपुलर हो गई, लोकप्रिय हो गई और लोग उनसे जुड़ते चले गए। वे जब कभी इस भावावेश में आते थे काम करते करते, तो वहीं वो अपने डायरियों में कुछ लिख लिया करते थे, कविताएं, गीत और कुछ ऐसे छंद। उस समय छांदोग्य समय था, छंद में ज़्यादा लोग कविताएं करते थे। 13 साल की उम्र में ही उनके ये बीज जो है उज्जैन में आकर के फलने फूलने लगे। सन 55-56 में वे डॉक्टर शिव कुमार मधुर के संपर्क में आते हैं, जो नई दुनिया में एक रिपोर्टर का या सह संपादक का काम करते रहे। उज्जैन से ही वो सारा कार्य करते थे
तो एक दिन उनके कार्यालय में, मधुर जी के कार्यालय में, कुछ रजिस्टर लेकर और कुछ कविताएं लेकर के वो सिद्धेश्वर सेन उनके पास जाते हैं और उनको कुछ अपनी रचनाएं, कुछ अपने गीत और अपने मन के कुछ भाव बताते हैं। मधुर जी देखते हैं कि इस लड़के में बड़ी बड़ी प्रतिभा है और ये हमारे समवयस्क होकर भी इतनी अच्छी रचनाएं करता है कि ऐसा लगता है कि ये कभी मालवी संस्कृति का और मालवी लोक विधाओं का एक बड़ा पुरुष बनेगा, ऐसी संभावना उनको दिखाई। तो उस समय सन 52 से 56 के बीच में डॉक्टर शिव कुमार मधुर और अन्य कुछ लोग और जो इस साहित्य और संस्कृति को समझने वाले थे, उनमें डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन भी थे, चिंतामणि उपाध्याय भी थे, उनमें डॉक्टर बसंतीलाल बम भी थे और ऐसे कई लोग थे जिनसे मिलकर के एक संस्था का निर्माण, जो मालव लोक नाट्य मंच के नाम से उसका गठन किया और वहाँ से माच को लिखने का शौक अत्यधिक सिद्धेश्वर सेन में प्रस्फुटित हुआ और वो माच लिखने लगे। इस तरह से माच के खेल सबसे पहले उन्होंने राजा रिसालू पर एक माच लिखा और उसे देख करके डॉक्टर शिव कुमार मधुर, जिन्होंने बाद में माच पर डॉक्टरेट किया, उनसे उनकी ये उपाधि मिली, वो इतने चकित हुए कि राजा रिसालू इस 20 साल का लड़का, 18 और 20 साल का लड़का इतना सुंदर तरीके से लिखता है और इतनी सशक्त कलम उसकी दिखाई देती है, तो निश्चित रूप से यह माच का एक बड़ा कलाकार हो सकता है। तो मालव लोक नाट्य के माध्यम से उनके नाट्य भी खेले जाने लगे। अब मैं मालवा के माच के कुछ बारे में बताना चाहूँगा कि उसकी क्या परंपरा है, उसके बीज किस तरह से मालवा में रोपित हुए और वो एक बड़े वटवृक्ष की तरह पल्लवित हुआ और एक देश का एक संपूर्ण लोकनाट्य विकसित हुआ। उसके पीछे बहुत सारे माच गुरुओं का हाथ है। आज से कहते हैं कि 300 वर्ष पहले एक भागसीपुरा में गोपाल जी करके एक व्यक्ति थे, जो कहीं राजस्थान से आकर के मालवा में बस गए थे। उनके पिता आए होंगे, उनके साथ वे भी आए, लेकिन उनका बचपन राजस्थान में बीता था, जहां उन्होंने राजस्थानी ख्याल के भी कलाकार थे। उनके मन में मालवा में रहते रहते मालवी बोली के साथ इस तरह का विचार आया कि ऐसा ही कोई खेल, जिसको खेल भी कहा जाता था, विकसित किया जाए, जो ख्याल की तरह मालवी बोली में, मालवी संस्कृति का हिस्सा हो, अंग हो। तो उन्होंने ख्याल की बहुत सारी परिपाटियों को लेकर के कुछ रचना की। तो कहते हैं कि उनके जनक जो है वो गोपाल गुरु हैं, जिन्होंने पहला माच लिखा और माच लिख करके उसका मंचन किया, लेकिन इसको संपूर्ण विस्तार उसके बाद के गुरु बालमुकुंद नाट्य गुरु हुए, जिन्होंने इसे विकसित किया। उन्होंने माच के लगभग 30 और 31 माच उन्होंने की रचना की
अपने जीवन में, पूरे जीवन में, और उनका मंचन भी किया, क्योंकि वे स्वयं रचना ही नहीं करते थे बल्कि स्वयं कलाकार भी थे। वे उनका मंचन भी करते थे, अभिनय भी करते थे, संगीत भी बनाते थे। वो संपूर्ण मालवी संस्कृति के एक परिपूर्ण पुरुष थे, इसलिए वो लोक कलाओं को जानते थे, लोक संगीत को जानते थे, लोक नाट्यों को जानते थे, जो गम्बत हुआ करती थी उसका बड़ा दाय है। तो यहाँ ये बात निकल कर के आती है कि माच कैसे उसका रूप ग्रहण करता है। तो देखने में ये आता है कि माच जो है वो किसी एक विधा से जन्म नहीं लेता है, बल्कि अनेक मालवा की जो लोक कलाएं हैं, पारंपरिक लोक कलाएं हैं, उनसे आकार ग्रहण करता है। और बालमुकुंद गुरु जैसे बहुत ही समृद्ध, कल्पनाशील और रचनाशील गुरु के होते हुए उन्होंने मालवा की उन समस्त लोक विधाओं से कुछ न कुछ लेकर के इस नाट्य का स्वरूप गढ़ा, जिसमें मालवा में उस समय जो लोक विधाएं थी, मालवा के ढाराडारी एक लोक विधा है, कलगी तुर्रा एक विधा है, पारंपरिक लोकगीत है, पारंपरिक लोक संगीत है, और उसके साथ साथ रामलीला, कृष्ण लीला, अनेक इस तरह के पारंपरिक लोक तत्वों को लेकर के उन्होंने माच को संकलित करना शुरू किया और उसकी रचना शुरू की। तो सबसे पहले उन्होंने गोपीचंद माच लिखा और उसका मंचन किया, जो एक संपूर्ण माच की तरह हमारे सामने आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि राजस्थानी ख्याल से माच का उद्भव माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि ख्याल की बहुत सारी बंदिशें, ख्याल के बहुत सारी रंगतें, ख्याल के बहुत सारे अभिनय तत्व, बहुत सारे नृत्य तत्व ख्याल से ही माच में प्रकट होते हैं, और इसको प्रकट करने वाले बालमुकुंद गुरु ने, जो कि गोपाल गुरु से परंपरा में आते हैं, और उसको बालमुकुंद गुरु विकसित करते हैं और एक माच का एक संपूर्ण रूप हमारे सामने प्रकट करते हैं। इस तरह से बहुत सारे माच उन्होंने लिखे और उसे मंचित किए। और ऐसा कहते हैं कि गोपीचंद माच के बाद में फिर उन्होंने अनेक माच लिखे, जिसका मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ माच जो लिखे वो बालमुकुंद गुरु ने राजा हरिश्चंद्र लिखा, ढोला मारू लिखा, ढोला मारूनी इसको कहते हैं, भरतरी लिखा, सेठ सेठानी लिखा, सुदबुद सालंका लिखा, कृष्ण लीला लिखा, हीर रांझा, रामलीला, शिवलीला, चारण बंजारा, खेल रावत सिंह, बेताल पच्चीसी, गेंदा परी और कुंवर खेम सिंह। ऐसे कई ऐसे बहुत 31 कहते हैं कि 31 उन्होंने माच लिखे, माच के खेल लिखे। उस समय माच के खेल कहा जाता था। लोकनाट्य शब्द तो हम अध्येता लोगों ने उसे दिया, लेकिन उस समय खेल कहा जाता था, नाट्य को खेल कहा जाता था। और ये खेल जो है वो ख्याल से ही बना है, राजस्थानी ख्याल से बना है, इसलिए उसका जो शरीर है वह राजस्थानी बहुत सारी विधाओं से मिलके बनता है, लेकिन उसका जो स्वरूप खड़ा होता है वो पूर्ण मालवी होता है। क्योंकि उसकी बोली जो है मालवी होती है, मालवी रंगतें होती है, मालवी वेशभूषा होती है, मालवी संगीत होता है, इसलिए वो माच एक संपूर्ण रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और यही माच जो है लोकनाट्य करीब 50 वर्षों की अवधि में संपूर्ण लोकनाट्य होकर के भारत के जो
दूसरे लोक नाट्य हैं, नौटंकी है, ख्याल है, और दूसरे जो नाट्य हैं, कुचिपुड़ी दक्षिण के भी नाट्य, लोक नाट्य हैं, उनके सामने ये माच खड़ा होता है और उसकी ख्याति धीरे धीरे संपूर्ण मालवा के गांवों के साथ प्रदेश के अन्य अंचलों तक फैलती है। और माच के खेल जो है वो सबसे पहले उज्जैन उसका उस भूमि है। माच के उस भूमि उज्जैन में सबसे पहले सारे गुरुओं का दाई रहा और वहीं से माच जो है उज्जैन से अन्य जगहों पर, फिर अन्य जगहों पर भी कुछ दल बने, माच गुरु हुए, उन्होंने भी बहुत सारे माच लिखना शुरू किए। बड़नगर में शुरू हुआ, शाजापुर में शुरू हुआ, इधर उन्हेल में शुरू हुआ, इंदौर के आसपास शुरू हुआ। इस तरह से एक मालवा में एक माच की एक क्रांति हो गई, उसके दर्शक बढ़ने लगे, उस यहाँ तक कि उसको देखने के लिए लोग उमड़ने लगे। माच का जो संगीत है और गीत है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। माच जो है, मालवा का माच, वो ढोलक पर संपूर्णता से निकलता है। माच की ढोलक ही उसका मुख्य वाद्य है। उस पर सारे ताल, उसके गायन, उसके लय, ताल, रंगतें सब ढोलक पर चलती हैं। जैसे ख्याल में नगाड़ा कभी मुख्य होता है, इसी तरह से माच में ढोलक सबसे प्रमुख होती है। और कहते हैं क्योंकि ये देर रात तक होता है, सुबह से लगाकर रात्रि 10 बजे से लगाकर सुबह तक उसका खेल होता है, तो वो ढोलक की आवाज़ जब माच की होती है और उसकी रंगतें होती हैं, उसकी तालें जब बजती है, तब ऐसा लगता है रात के सन्नाटे में कई कई मीलों तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और ऐसा कहते हैं कि माच की ढोलक जब फड़कती है, कहते हैं उसको फड़कना कहते हैं, तो रात में जब मध्य रात्रि में उसकी ताल सुनाई देती है तो लोग नींद में से उठ करके माच को देखने के लिए चले आते थे। अब उसमें माच के जो पात्र होते थे वो सारे पुरुष ही होते थे, स्त्री पात्र भी पुरुष ही निभाते थे, आज भी निभाते हैं, वही परंपरा है। बीच में ऐसी कोशिश हुई थी कि स्त्रियों का उसमें सिद्धेश्वर सेन ने स्वयं इसका उपयोग किया था और बहुत ही कल्पनाशील तरीके से स्त्रियों को लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये माच का खेल जो है पूरी पूरी रात चलने वाला खेल होता था और उस खेल के में नृत्य करने वाला व्यक्ति और गायन करने वाले, चूंकि उस समय नृत्य और गायन दोनों साथ में किए जाते थे और उसके गाने के साथ जो आवाज़ हजारों लोगों तक पहुंचानी होती थी, उस समय कोई माइक वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन तो उनके गले तैयार हो जाते थे। रात में जब वो गाते थे तो चाहे 10,000 लोगों की भीड़ हो तो उनकी आवाज़ माच की वहाँ तक पहुँच जाया करती थी। इसलिए स्त्री एक कोमल की उसकी रचना होती है। पूरी रात इस तरह से दमखम के साथ कोई अगर नाच सकता है तो वो पुरुष में वो दमखम होता है, रात भर गा सकता है और उसको निभा सकता है अपने पात्रों को। इसलिए शायद लोक नाट्य में ये परंपरा रही है कि स्त्रियों की पुरुष ही भूमिका निभाते हैं। संपूर्ण भारत के लोक नाट्यों को देखें तो हमें पता लगता है कि सारे स्त्री पात्र जो हैं वो पुरुष ही निभाते हैं। लेकिन कहीं कहीं भारत में इसका भी विकास हुआ कि स्त्रियां भी उसमें जुड़ी और बाद में लोक नाट्यों में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। नौटंकी जैसे, नौटंकी का विकास ही किसी नौटंकी राजकुमारी जो नर्तकी थी उसके नाम से नौटंकी का विकास हुआ और माच जो इसका नाम पड़ा वह भी ऊंचा उसका मंच बनाया जाता था। और उज्जैन में जयसिंहपुरा में इसकी शुरुआत हुई।
वहाँ एक भैरू का मंदिर है, उसी चौराहे पर सबसे पहले मार्च किया गया बालमुकुंद गुरु के द्वारा, और वहीं से मार्च जो है उज्जैन से और जगहों में और मोहल्लों में और वो फैला, उसके कई गुरु हुए। उसमें माँ बालमुकुंद, इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे भी हैं जो हमारे तंत्र और मंत्र की कुछ चीज़ें भी मार्च में दिखाई देती है। और उसके जो तांत्रिक गुरु होते थे वो भी मार्च से जुड़े हुए होते थे। ऐसा कहते हैं कि जब खेल में प्रतिस्पर्धा होने लगी तो कई गुरु जो है तंत्र का उपयोग करके मार्च के अखाड़े, जो मंच जहाँ होता था उसको अखाड़ा कहते थे, और वो अखाड़ा जो है बांध दिया करते थे मंत्रों से, या उस अखाड़े के आसपास मंत्रों से उसको अभिमंत्रित कर दिया जाता था ताकि हमारा खेल जो है निर्विघ्नता के साथ में संपन्न हो जाए। लेकिन दूसरे तंत्र मंत्र करने वाले ऐसे लोग थे, ऐसे गुरु थे जो उस खेल को फेल करने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। तो ऐसे के मार्च में एक तंत्र मंत्र भी उसमें इसके साथ जुड़ गया। तो लोग इसको भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और उसको देखने के लिए कभी कभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे कि आज देखें अमुक गुरु का खेल है और अमुक तांत्रिक इस तरह वो उसको खेल को फेल करेगा, तो लोग उसको भी देखने आते थे। इसका उदाहरण ये है कि जब बालमुकुंद गुरु एक मंच पर उनकी जो खेल कर रहे थे तो वो गेंदा परी खेल था, वह बहुत लोकप्रिय हुआ और उस लोकप्रियता के कारण हजारों लोग उसको देखने के लिए आते थे गेंदा परी, और उसमें वो अभिनय स्वयं भी करते थे। तो कहते हैं कि वो अभिनय कर रहे थे तो किसी ने उस पर मंत्र मूठ मारी, तारण मारण मंत्र कहते हैं उसको, मूठ मारी और वहीं पर मंच पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ये एक उदाहरण हमारे सामने मिलता है। तो इतनी लोकप्रियता के कारण जो एक तरह का लोगों में प्रतिस्पर्धा थी, तो इसके कारण भी मार्च जो है लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया था। और उसमें एक बात कही जाती है लोक नाट्य के बारे में कि उसमें अश्लीलता का भी पुट हुआ करता है। मार्च में भी एक समय ऐसा था बीच में, आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले मैंने खुद देखा कि कुछ अश्लील तत्व भी उसमें होता था। इसको सुनने के लिए जो लटके झटके होते थे, मार्च में नृत्य में बहुत लटके झटके होते हैं और उनके गायन में बड़ा झटकदार या कहना चाहिए खटकेदार नृत्य किया जाता है। तो उसको देखने के लिए भी युवा लोग आकर्षित होते थे और रात में उठ करके मार्च को देखने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, घर में एक नींद लेकर के मार्च देखने जाया करते थे। उनको मालूम है कि 1 बजे बाद थोड़ा सा अश्लील तत्व भी आएगा और तब उसमें बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और उसे देखने समझने के लिए वे लोग आते थे। और इस तरह से अश्लील तत्व जो है स्त्रियों के उसमें भाग न देने का कारण भी एक ये हो सकता है कि चूंकि मार्च में ये प्रतिबंधित था, बच्चे और स्त्रियों को मार्च देखना की मनाही था, निषेध था। एक समय में ये भी एक लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण, पुरुषों में सबसे अधिक वो लोकप्रिय हुआ। इसे ही देखने के लिए युवा लोग वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। ऐसे संवाद होते थे जो अश्लील हुआ करते थे थोड़े से, लेकिन उसमें भी एक रंग तत्व जरूर होता था। जो नृत्य करने वाले पुरुष थे उनमें जो उनका गायन था, उनके जो संवाद थे, उनमें निश्चित रूप से एक तरह का रंग तत्व साफ दिखाई देता था। चूंकि वे अभिनय में, क्योंकि सारी परिपाटियां मार्च की निश्चित हो चुकी थी, जैसे उसमें एक पूर्व रंग भी हुआ करता था और वो पूर्व रंग में
सबसे पहले माच में जो पूर्व रंग होता था वो पहले पानी छींटने वाला मशक वाला आता था, फिर झाड़ू लगाने वाली आती थी फर्रासन, फिर वो ये पात्र जो है अपना 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 परिचय देते थे पद्य में, मालवी के पद्य में और मालवी की रंगतों में, और वो इस तरह से अपना परिचय दे करके फिर उसके बाद में मुख्य खेल, ये पूर्व रंग लगभग इसके पहले, पूर्व रंग के पहले गुरुओं की स्थापना मंच पर होती थी। चूंकि मंच काफी ऊंचा बनाया जाता था, ऊंचे मंच के कारण ही इस लोक विधा का नाम माच पड़ा। मंच से ही इसको माच विकसित हुआ, या मंचन से जिसको हम कह सकते हैं, आगे जाकर के इसको और शुद्ध भाषा में कहें तो उस मंच पर जो मंचन होता था उसके कारण माच का नाम पड़ा। और ये माच जो है उसकी जो परिपाटियां थी, रंग परिपाटियां थी, उसमें पूर्व रंग भी एक होता था। पूर्व रंग के पहले देव देवताओं की स्थापना की जाती थी, गुरु की स्थापना की जाती थी, गणेश, सरस्वती, और सबसे पहले भैरवान को पूजा जाता। यानी माच में अगर नाट्य गुरु अगर कोई है तो वो भैरव है, इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा की जाती थी। उसके बाद में गणेश है, सरस्वती है, फिर गुरु की स्थापना। एक मंच पर तो गुरु का एक छाया चित्र ही लगा करके वो रखते थे और उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन ये परिपाटी पूर्व रंग की होती थी। एक चौबदार होता था, 2 चौबदार होते थे, वो रंगत में वो भी अपना परिचय देते थे। और इस तरह से माच के पात्र, संगीत और वेशभूषा तक निश्चित की गई, और कई गुरुओं ने इसमें अपना बड़ा योगदान दिया। उसके बाद में बालमुकुंद गुरु के बाद में रामकिशन गुरु आते हैं, जिन्होंने करीब 15 से अधिक माच लिखे। फिर जिसमें मधुमालती, साहबजादी, ठाकुर, ठकुरानी, कुंवर रिसालू सबसे पहले इन्होंने लिखा। फिर भक्त पूरनमल, विक्रमादित्य और गोपीचंद। फिर उसके बाद में गुरु भैरवलाल हुए। ये पिछले लगातार एक के बाद एक गुरु आते चले गए, और कई गुरुओं में तो प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन किससे अच्छा खेल लिखता था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माच के लोक नाट्य में मतलब लिखित स्क्रिप्ट होती थी। जो कुछ भी लिखा गया है उसके आधार पर संपूर्ण नाट्य होता था। लेकिन अन्य लोक नाट्यों में देखा जाता है कि जो पारंपरिक लोक नाट्य हैं वो वाचिक परंपरा से निभाया जाता है, उसमें स्क्रिप्ट लिखा नहीं जाता। उसका पार्ट, उसकी कथा को कथानक के रूप में सीरियल से सिलसिलेवार लिखा नहीं जाता, लेकिन मौखिक रूप से ही उसका विकास होता है। लोक नाट्य में उसकी एक तत्व है उसका जो मौखिक हुआ था। लेकिन नौटंकी में भी, नौटंकी का जब विकास हुआ तो उसके खेल भी बहुत सारे लिखे गए, उसका रूप भी यही था। लेकिन माच और नौटंकी, इन दोनों के विकास का बिल्कुल समय एक था, और नौटंकी और माच जो है मालवा में विकसित हो रहा था, नौटंकी उत्तर प्रदेश में विकसित हो रही थी, जिसके लेखक हुआ करते थे, रचनाकार हुआ करते थे, जिनके खेलों के, नौटंकी के भी रचनाकार हो। आगा हस्त्र का नाम बहुत बड़ा आता है, जिन्होंने कई खेल लिखे। फिर नत्थाराम गोड़ उस्ताद होते हैं, इनको लिखने वाले को उस्ताद कहा जाता था। माच में भी माच के रचनाकार को उस्ताद कहा जाता है। और इस तरह से माच की रचना लिखित रूप में होती थी। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस नाट्य में यही है, तत्व है, जो एक प्रमुख रूप से, चूंकि लिखित नाट्य को फैलने का अवसर नहीं मिलता। जो लिखा गया है प्रारंभ से लेके अंत तक, उसका जो सिलसिला एक के बाद एक चलता रहता। लेकिन ये देखा गया है कि जो कलाकार होते हैं उनको सारे संवाद
और उसके सारे गीत याद होते थे। उनको कहीं पढ़ना नहीं पड़ता था, या पीछे से उनको कोई प्रॉम्प्टिंग जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। यदि कोई भूल भी जाता था तो पुनः वो जो उस्ताद होता था, लेखक होता था या संचालक होता था, वो उसको संकेत कर सकता था और वो उसको फिर से अपनी रंग विधा में ले आता था। इस तरह से पूरी रात माच का खेल हुआ करता था। बीच बीच में माच के विश्राम के समय में गम्मत भी खेली जाती थी। गम्मत एक पारंपरिक लोक नाट्य है जिसकी स्क्रिप्ट पहले से नहीं होती है, लेकिन क्योंकि माच जब लिखे जाने लगे तो गम्मत के खेल भी लिखे जाने लगे, और वो आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का कोई एक प्रहसन होता था या हास्य और व्यंग होता था, उसमें उसको जोड़ करके छोटे छोटे गम्मत किए जाते थे, जो माच का एक असली आत्म तत्व है। माच तो एक बड़ा खेल होता था जिसका कथानक सुनने के लिए, देखने के लिए और उसके अभिनय और नृत्य को देखने के लिए आते थे। लेकिन गम्मत में जो हास्य व्यंग होता था वो बड़ा चुटीला हुआ करता था, तो उसको देखने के लिए भी लोग उमड़ते थे गम्मत को। और इस तरह से माच जो है एक संपूर्ण लोक विधा के रूप में बहुत सारे गुरु हुए, जिसमें भैरवलाल ने फिर हीर रांझा लिखा, चांदना कुंवर लिखा, सीताहरण लिखा, सिंहासन बत्तीसी लिखी, और बहुत सारे गुरुओं ने जो पहले के लिखे गए माच थे उन्हीं को दोहरे रूप में लिखा। और ऐसे कई खेल हैं जो गोपीचंद एक ऐसा माच है जिसको हर गुरु ने लिखा, हर गुरु ने लिखा, उसमें कोई नई चीजें डाली। कथा एक ही है लेकिन उसमें अपनी तरह से गीत बनाए, रचनाएं की, उसको अपनी तरह से खेलने का प्रयास किया, नाट्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया और लोगों को पसंद आते थे। इसमें सबसे अधिक मैंने जितने भी गुरु हुए 15 से 20 तक जो गुरु हुए आज तक, सिद्धेश्वर सेन तक, ओम प्रकाश शर्मा तक, ये इन गुरुओं के जो बीच में जो खेल रचे गए, लगभग उन माच के खेलों की संख्या लगभग 300 के करीब है। यानी इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ माच के, उसके कई गुरु हुए हर क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी ओर से 20 से 30-50 तक खेल लिखे और उनकी संख्या लगभग 300 के करीब है। अकेले या सिद्धेश्वर सेन ने लगभग 50 से अधिक खेल लिखे जिनका मंचन भी किया उन्होंने, और वे तो आधुनिक माचकार थे, आधुनिक गुरु थे। उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बीच के गीत और नाट्य भी लिखे, और स्वतंत्रता के बाद के भी बहुत सारे विकास के माच लिखे, जो गांव-गांव जाकर के उन्होंने इस माच को फैलाया और किया। उसके माध्यम से एक संदेश दिया देश का। मतलब एक तरह से माच के माध्यम से सिद्धेश्वर जी ने देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया, और वे उन्होंने जो माच कभी रात भर किया जाता था उसकी अवधि को भी कम किया उन्होंने, और जो सारभूत चीज कही जानी थी लेकिन माच उसमें संपूर्ण होता था, माच के तत्व उसमें संपूर्ण हुआ करते थे, उसको उन्होंने क्षतिग्रस्त नहीं किया। और सिद्धेश्वर सेन जी तो इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपना गांव छोड़ा, अपना पैतृक धंधा छोड़ा, उसमें उन्होंने बहुत सारे संघर्ष का सामना किया, यहाँ तक कि उनको मतलब कर्ज ले करके अपने घर में की सोने चांदी की रकमें गिरवी रख करके माच को उन्होंने जिलाया। अत्यंत संघर्ष में उनका जीवन बीता, लेकिन उनको माच की लगन और माच के लिए कुछ करने की जिज्ञासा
और जो उत्साह, वो 80 वर्ष होने के पश्चात तक उनके मन में, 80 वर्ष होने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई, तब तक वे रचनाशील रहे। मुझे तो ये लगता है कि सिद्धेश्वर सेन के जितने कड़े संघर्ष आए और उस कड़े संघर्ष में उनकी प्रतिभा और निखरती चली गई, उसकी परवाह किए बगैर, यहाँ तक कि उन अंतिम समय में उन पर बहुत सारा कर्ज हो गया था और वो पठानी कर ब्याज ऋण के हिसाब से पैसा उठा लेते थे, कहीं जाना हो तो पैसा ले लेते थे, लेकिन लौटाते समय वो चक्रवर्ती ब्याज, जिसको पठानी स्थानीय बोली में कहा जाता है, वो उसके कारण वो इतना पैसा हो गया कि अंत में उनको बड़ा गरीबी की हालत में जीना पड़ा और लोगों के तगादे सह के उनके मानसिक रूप से परेशान भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रचना कर्म कभी नहीं छोड़ा। वह जब मुझसे मिलते थे तो कहते थे कि मेरे को इतने दुख हैं मेरे पास, मुझे लोगों के मैं उज्जैन में निकलता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा पैसा कब दोगे। लेकिन ये सब होते हुए भी मेरी रचनाशीलता कभी कम नहीं हुई, वो मुझसे कहते थे। लेकिन कविता मैं बराबर करता रहा। मतलब ये हुआ कि वो समाज को पूरे समर्पण के साथ जी रहे थे, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। जब उनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला तो उनकी ख्याति, तब तक उन्होंने पूरे भारत में मार्च को ले जाकर के उसके प्रदर्शन किए अकेले, और भरतरी का उनका जो मार्च उन्होंने स्वयं लिखा और उसका मंचन किया। पहले तो बाल मुकुंद गुरु का भरतरी वो करते थे, लेकिन स्वयं ने जब लिखा तो उसमें बहुत सारी चीजें आधुनिक समय की भी उन्होंने डाली। संगीत में उसने बदलाव लिया, उन्होंने जो रंगतें लिखी, जो मालवी में उन्होंने नई नई रंगतें लिखी, उन रंगतों में एक आकर्षण था और एक उसमें, मुझे तो लगता है एक तरह का उसमें मालवा का साहित्य ही सृजन किया उन्होंने नाट्य के माध्यम से, और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे भारत में वो लेकर के अपनी नाट्य मंडली को ले जाते थे। और वहाँ कोई, मैं सोचता हूँ कि कोई किसी भी प्रांत का कोई राजधानी ऐसी नहीं बची होगी जहाँ वो मार्च को लेकर के नहीं गए हों। ऐतिहासिक समय मार्च का कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर किसी एक गुरु को श्रेय जाता है भारत में संपूर्ण मार्च को फैलाने का, तो वो है सिद्धेश्वर सेन। और इतने संघर्ष के बाद भी उनकी जो अदम्य लालसा थी कि मैं मार्च को स्थापित करके रहूंगा, और उन्होंने बराबर किया। संगीत नाटक अकादमी का जब उनको पुरस्कार दिया गया तो देश के 7 बड़े दिग्गजों के साथ मार्च के गुरु सिद्धेश्वर सेन को भी वो पुरस्कार दिया गया, और उसके वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके हाथों उनको सम्मानित किया गया। फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने सन 1999 में उनको बड़े सम्मान के साथ शिखर सम्मान से उनको भूषित किया, अलंकृत किया। तो तब उनकी जो लगन थे, उनकी रचनाशीलता है और उनकी गुरु की सिद्धि है, वो फिर चारों ओर प्रशंसा पाने लगी। और उन्होंने जो काम किया, वो जो रचनाशीलता के साथ उन्होंने मार्च को पूरे देश में स्थापित किया, इसके लिए सिद्धेश्वर सेन को कभी भी किसी भी समय नहीं भुलाया जा सकेगा। मैं उनके कुछ खेलों के बारे में बताना चाहूँगा। इस बीच में गुरु कालूराम उस्ताद
जो उज्जैन के थे, ज़्यादातर उस्ताद तो उज्जैन में ही थे, उनको उनके गुरु उनके जो पुत्र हैं कालूराम के पोते अभी इस समय वर्तमान में उज्जैन में डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, जिन्होंने, क्योंकि माच की जो लोक संगीत है वो किसी न किसी राग और रागनियों में निहित होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो माच लिखने वाले लोग थे वो संगीत को भी जानते थे। लोक संगीत को तो जानते ही जानते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत की रंगतों को, रागों को भी, राग रागनियों को भी जानते थे। इसलिए उसमें बहुत सारे राग रागनियाँ, बहुत सारी रंगतें उन्होंने डाली। लेकिन वर्तमान में डॉक्टर ओम प्रकाश अभी मौजूद हैं। उन्होंने जो माच की शास्त्रीय संगीत की जो विधाएं थी उसके आधार पर माच को स्थापित किया। वे कालूराम उस्ताद के माच गुरु कालूराम उस्ताद, जिन्होंने कई खेल लिखे, उनके खेलों सबसे अधिक खेल लिखने वाले कालूराम उस्ताद हैं, जो उज्जैन के थे। उनके पुत्र शालिग्राम हुए, जो स्वयं भी शास्त्रीय संगीत के बड़े पंडितों में गिने जाते थे, और उनका पुत्र जो है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, वर्तमान में उन्होंने तो भारत भवन में, देश के अन्य मंचों पर माच को शास्त्रीयता के साथ प्रस्तुत किया। इसलिए उनको भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दो पुरुष वर्तमान में ही रहे। सिद्धेश्वर सेन उनके समय में ही थे, और उसके बाद में अभी सबसे अंत में अभी ओम प्रकाश शर्मा माच गुरु अपने क्रियाशीलता में लगे हुए हैं, और माच को आज भी शास्त्रीयता प्रदान करने में, और उन्होंने कई खेल मंचित भी किए। उन पारंपरिक खेलों को भी जो लिखे गए थे वो भी, और कुछ नए खेल भी उन्होंने शास्त्रीयता के साथ प्रस्तुत किए। इसको भी कभी कोई उज्जैन के इस योगदान को ओम प्रकाश जी के को नहीं भुलाया जा सकता। सिद्धेश्वर सेन के भी योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कालूराम उस्ताद जी ने तो बहुत सारे माच लिखे, जिसमें रानी सिंगारदे, निहालदे, सुल्तानदे, हीरा मोती, इंद्र सभा, छबीली, भटियारिन, हीर रांझा, और इन्होंने ही उस समय की एक स्त्री पात्र को, जो एक बहुत संगीत लोग शास्त्रीय संगीत की गायी थी, जिसको बाबा जान के नाम से वो प्रसिद्ध थी, उसको माच में प्रस्तुत किया था पहली बार। ये कालूराम जी ने किया था। तो इस तरह, लेकिन उसके बाद में सिद्धेश्वर सेन ने डॉक्टर उर्मिला पांडे को माच में एक प्रमुख भूमिका के साथ उतारा था, और उसका प्रदर्शन दिल्ली में हुआ था। इस तरह से माच को नई रंगत, नया रूप, नया स्वरूप देने का संपूर्ण प्रयास सिद्धेश्वर। उसके बाद में बहुत सारे गुरु हुए, फकीर चंद हुए, शिवाजी राम हुए, गुरु चुन्नीलाल हुए, चंपालाल हुए, फिर उसके बाद सिद्धेश्वर सेन हुए, श्यामदास चक्रधारी हुए, डूंगा जी हुए। ऐसे बहुत सारे माच गुरु हुए जिन्होंने माच को बढ़ाया। लेकिन उसके बाद में वर्तमान में समय में जो माच लिखे जा रहे थे, उनमें सबसे अधिक सिद्धेश्वर सेन ने ही लिखे। ये उन्होंने नरसिंह मेहता, शकुंतला, चांद सिंह गुजर, भक्त पूरणमल, रण को टीको, सत्यवादी हरिश्चंद, बंदी छोड़ केदार सिंह, नल दमयंती, प्रणवीर तेजाजी, रामदेव जी, भक्त प्रहलाद, राजा भर्तरी, धरती को दान, भगवान की देन, उनका बहुत प्रसिद्ध माच है, जो सरकारी योजनाओं पर आधारित है, जिसके विकास के लिए उन्होंने प्रसिद्ध किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि उनके पुत्र प्रेम कुमार सेन और उनकी पुत्री कृष्णा वर्मा, ये दो आज जीवित हैं, और वे माच के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम सेन तो उनके पुत्र ही हैं, जिन्होंने कई खेलों में
प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई और हास्य भूमिकाएं भी निभाई, जिसमें वो हमेशा प्रमुखता के साथ। लेकिन एक और शक्ति है जिसको मुझे याद करना पड़ेगा और मैं उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ मानता हूँ, जो सिद्धेश्वर सेन की पत्नी, जिनका कंचन बाई नाम था, जो 7 वर्ष की उम्र में वो ब्याही गई थी, तब वो माच के पर्दे के पीछे सारे कलाकारों को संभालना, उनकी वेशभूषा को व्यवस्थित रखना पीछे वो स्वयं करती थी। यहाँ तक कि माच मंडली में जब गांव में जाते थे, शहरों में भी जाते थे, शहरों में तो ये व्यवस्था हो जाती थी, खाने की होटल में खा सकते थे, लेकिन वो खाने की व्यवस्था स्वयं करती थी और कलाकारों का पूरा ध्यान रखती थी और स्वयं खाना बनाती थी कलाकारों के लिए। जिस जगह गांव में जाते थे वहाँ स्वयं खाना बना देती थी। होटल की व्यवस्थाएं नहीं होती थी या किसी के घर में कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी। चूँकि खेल रात रात भर होता था तो कलाकार पहले कुछ भोजन करके ही खेल में उतरते थे और पूरी रात निकल जाती थी। इस तरह उनका ध्यान पूरी तरह से माच को बढ़ावा दें, उनका भी इस माच के विकास में सबसे बड़ा योगदान है। उनको मैं याद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी लगन और उनके, अगर सिद्धेश्वर सेन अगर सिद्ध गुरु हुए हैं तो वो कंचन बाई के माध्यम से हुआ, उनकी पत्नी के माध्यम से हुआ। वे इतनी प्रणमयी थी कि उन्होंने एक प्रण कर लिया था कि मैं नमक नहीं खाऊंगी। बरसों तक उन्होंने नमक नहीं खाया। तो ये एक और जब सफल हो गए सिद्धेश्वर सेन, तब उन्होंने नमक खाना शुरू किया और लेकिन काम में वो बराबर लगी रही, अंत तक वो माच में जुड़ी रही। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज सिद्धेश्वर सेन की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उनको स्मरण कर रहे हैं। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने मनाना चाहिए। उनके जो प्रसिद्ध खेल हैं, जो कृष्णा वर्मा की मंडली भी करती है, उनकी पुत्रवधू जो है वो करती है, और उनकी पुत्री स्वाति जो बहुत अच्छी गायिका है माच की, और प्रेम कुमार सेन जो माच मंडली चलाते हैं, उनके खेलों को आज भी अगर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग अगर कुछ ध्यान दे, तो मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है शासन से कि वो सिद्धेश्वर सेन के माच मंडली को, जो भी उनके अनुयायी हैं, उनके अनुयायी भी बहुत सारे हैं, हर गांव में उनके अनुयायी हैं जो माच खेल रहे हैं, अभी भी माच कर रहे हैं। माच अभी जीवित है, माच उतना अभी समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी उसको संवारने की, सजाने की और उसको संरक्षित करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। और ये प्रार्थना करता हूँ कि जो इसके अध्येता हैं, जो इसके संरक्षक हैं, या शासन जो उसके संरक्षक है, वे लोग अधिक से अधिक माच को संरक्षित करें। और आज हमारे मालवा के एकमात्र मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है जो इतना लोकप्रिय है, एकमात्र लोक नाट्य है जो इतना प्रिय है, लोकप्रिय है, जो भारत के किसी भी क्षेत्र में उसको जाना जाता है। इसका श्रेय जो है सिद्धेश्वर सेन को जाता है। इस कीर्ति को, इस कारण से सिद्धेश्वर सेन को कभी भुलाया नहीं जा सकता, न इतिहास भुला सकता, न समाज भुला सकता, जो कि उनकी असली जड़ें, सिद्धेश्वर सेन की और उसके माच की असली जड़ें समाज में आज भी जीवित है। उनकी स्मृतियों में आज भी सिद्धेश्वर बसे हुए हैं, सिद्धेश्वर सेन बसे हुए हैं। और उन्होंने जो काम किया, वैसा काम जो कभी बिहार में बिहारी ठाकुर ने विदेशिया में किया है, वो काम माच की लोकप्रिय प्रसिद्धि में आज सिद्धेश्वर सेन ने किया है। एक बात और सामने दिखाई देती है कि बिहारी ठाकुर भी नाई जाति के थे और हमारे सेन साहब भी नाई जाति के थे, और उन्होंने पता नहीं कैसे समय भी लगभग उसके समय का ही रहा है। तो विदेशिया जितना लोकप्रिय है, उतना ही माच भी, मालवा में माच
प्रसिद्ध है और आज देश भर में उसको लोग देखने के लिए लालच रहते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में अब मैं तो बहुत अल्प ज्ञाता हूँ, जितना मैंने उनको समझा है बहुत नज़दीक से, तो ऐसा समर्पित और ऐसा समाज को व्यापक रूप से जीवन देने वाला व्यक्ति संभवतया समाज के गुरुओं में और कोई नहीं हुआ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।